नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो होली की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और जो लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं वो कम्प्लीटली इस वीडियो को देखें। और सेकंड ग्रेड एसएसटी विषय से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होने वाला है, काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो एसएसटी के विद्यार्थी हैं वो एसएसटी की तैयारी कैसे करें, किस तरह से आपका सिलेबस है, किस तरह से जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उनका सबका जवाब मैं देने की इसमें कोशिश में करूँगा। वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बिना देर किए हम शुरू करते हैं। इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन है कि एसएसटी विषय के अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि अच्छा मुझे कंटेंट मिले, एसएसटी के अच्छे नोट्स मिले, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9887121369 पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। मंगाने का प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। और अब बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है मुद्दे की कि आपके जो हैं एसएसटी जो विषय हैं, उसमें 8 सब्जेक्ट है, आपको पता होना चाहिए 8 सब्जेक्ट है आपके, है ना। एसएसटी विषय में 8 सब्जेक्ट है ना। और तो जो 8 सब्जेक्ट हैं आपके एसएसटी विषय में, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उन जो 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट का मतलब 7 तो आपके प्रॉपर सब्जेक्ट है, और 8वां जो है यानी 7+1 अगर मैं बोलूँगा तो अच्छा रहेगा। 7+1 = 8, यानी 7+1 का मतलब है 7 तो आपके सब्जेक्ट हो गए एसएसटी विषय में, यानी सोशल स्टडी जो आपके सब्जेक्ट है उसमें 7 तो आपके सब्जेक्ट हो गए, प्लस एक आपके जो सब्जेक्ट है वो है टीचिंग मेथड है आपके, यानी जो 7 सब्जेक्ट है उनको आपको कैसे पढ़ाना है बच्चों को, है ना, उसकी टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियाँ जिसको बोलते हैं, 8वां वो हो जाएगा आपके। तो कुल मिलाकर हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि 8 सब्जेक्ट आपके 7+1 यानी 8 सब्जेक्ट आपके हैं। शिक्षण विधियों के क्वेश्चन फिक्स हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, है ना। 20 क्वेश्चन 40 नंबर के आपके फिक्स है उसके। और बाकी जो 130 क्वेश्चन बचते हैं आपके, है ना, 150 क्वेश्चन टोटल होंगे। एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद। आपके सेकंड पेपर जो है वो 150 क्वेश्चंस का जो पेपर होता है उसमें 8 सब्जेक्ट हैं टोटल मिला के, और कुल मिला के 300 अंक का वो पेपर होता है। ठीक है, 300 अंक का ये पेपर होता है। और उसमें से मैंने बताया है कि इस 150 में से जो है आपके 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके शिक्षण विधियों के जो 8वां सब्जेक्ट है उसके फिक्स है। बाकी जो बचते हैं वो 130 क्वेश्चंस बचते हैं। 130 क्वेश्चन डिवाइड 7 सब्जेक्ट, यानी जो 130 क्वेश्चन जो आपके बचेंगे ना वो 7 सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है ना। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर के किस विषय के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो एक्चुअल में ऐसा फिक्स नहीं है। ऐसा फिक्स नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसका लगभग रेशो फिक्स है। लगभग आप मैं रेशो बताऊं तो आपके 17 से 19 क्वेश्चन का रेशो रहता है, लगभग लगभग ये रहता है। कभी कभी ये 17, कभी कभी 17 16 भी हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं, अगर इसका मैं बताऊं तो ये 16 से लेकर 19 का रेशियो रहता है। यानी किसी सब्जेक्ट में आपको 16 क्वेश्चन मिलेंगे, किसी में 17 मिलेंगे, किसी में 18 मिलेंगे, किसी में 19 मिलेंगे। 2 सब्जेक्ट में आपको 19-19 मिल सकते हैं, तो 2 सब्जेक्ट में आपको 17-17 भी मिल सकते हैं। या हर सब्जेक्ट में किसी में 16, किसी में 17, किसी में 18, कुल मिला के 130 क्वेश्चन का रेशियो बिठाते हैं, तो उसमें 16 से लेकर 19 क्वेश्चन हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। इससे कम नहीं मिलेगा। 16 से नीचे रेशियो नहीं जाएगा और 19 से ऊपर रेशियो नहीं जाएगा। यानी लगभग लगभग आपको हर सब्जेक्ट से कम 16 क्वेश्चन और अधिकतम 19 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि जैसे आपके अर्थशास्त्र हैं, तो अर्थशास्त्र में मैंने बता दिया कि 16 से 19 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं ना।
अब आपकी किस्मत है कि अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है, इकोनॉमिक्स पर आपकी अगर अच्छी पकड़ है इन टॉपिक्स पर, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। मान लो आपकी किस्मत अच्छी रही और आपके 19 क्वेश्चन आ गए इकोनॉमिक्स से, है ना, तो वहाँ आप अच्छे नंबर ला सकते हो। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इकोनॉमिक्स जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, केवल इसमें कंसेप्ट है ना, इसमें ज़्यादा रटने वाला मुद्दा नहीं है। ये टॉपिक आपके सामने दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से देख लें, यही आपके सिलेबस में है। यानी आपको एक तरह से मैं सिलेबस भी बता रहा हूँ, सेकंड ग्रेड एसएसटी विषय का जो सिलेबस है वो भी आपके सामने शो हो रहा है। ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं और यही पूछे जाएंगे, इससे आउट ऑफ कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, दूसरा मांग पूर्ति, उपभोक्ता साम्य या उपभोक्ता संतुलन भी कह सकते हैं, मुद्रा है, मुद्रा के कार्य, व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक जिसको हम आरबीआई बोलते हैं, भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की अवधारणा, भारत की विदेश नीति, भारत का आर्थिक नियोजन भारत में, और भारत में निर्धनता और बेरोजगारी। ये आपके कुल मिला के 9 टॉपिक हैं और 9 टॉपिक में से आप सोचो कि आपको 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो लगभग हर टॉपिक में से 2 क्वेश्चन बैठ ही जाते हैं किसी न किसी रूप में, है ना। तो आप यहाँ पर स्कोरिंग कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ये सब्जेक्ट स्कोर करने का, अगर इसका कंसेप्ट आपने समझ लिया तो, है ना, और बहुत एक बार कंसेप्ट समझ लिया ना, इसमें रिवीजन की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं भूगोल विषय में। तो देखो भूगोल का मैं ओवरऑल आपको बता दूं कि रेशियो मैंने बता दिया, एक बार 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 रिपीट नहीं करूंगा। 16 से 19 का कितने क्वेश्चन आते हैं ये फिक्स नहीं होता है, आप चाहे तो पेपर देख सकते हैं, आपको रेशियो यही मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखो आपके टॉपिक्स हैं, 27 टॉपिक है आपके। ऑल और ज्योग्राफी का सिलेबस लेंदी है, मैं कह सकता हूँ कि लेंदी है। लेकिन जो आपके देखो ये शुरुआती टॉपिक है आपके 14 लगभग आपके शुरुआती टॉपिक है 9 टॉपिक, है ना। 9 टॉपिक में कहूँ कि फिजिकल ज्योग्राफी, यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, यानी लगभग 9 टॉपिक में से 11 से 12 सवाल पूछे जाते हैं 9 टॉपिक में से। और ये इतने इजी टॉपिक है और इतने कंसेप्चुअल टॉपिक है और इतना इनमें इंटरेस्ट आता है अगर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा यहाँ आप कवर कर सकते हो। और बाकी जो टॉपिक बचते हैं, यानी 27 में से अगर आप 9 निकाल देते हैं तो 18 टॉपिक बचते हैं और वो बहुत लेंदी है। और वहाँ से सवाल कितने आने हैं, 6 से 7 सवाल आने हैं वहाँ से। तो ऑलमोस्ट मैं कहूँ कि अगर आप 9 टॉपिक पे अच्छी कमांड बना लेते हैं तो आप ज्योग्राफी में स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे आपको भारत का भौतिक स्वरूप है, भारत की जलवायु है, भारत की मृदा है, अपवा प्रणाली है, प्राकृतिक वनस्पति है, भारत की कृषि है, उद्योग है। तो अब देखो कृषि और उद्योग ऐसे टॉपिक है कि आप इसको केवल मोटा मोटा देखिए। देखो मेरी पर्सनल राय मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। मेरी पर्सनल जो राय है, ऑल ओवर अगर मैं ये बात करूँ, अगर ऑल ओवर में बात करूँ तो आप जैसे कृषि और उद्योग स्किप नहीं, इसका मोटा मोटा देखना है ना, मोटी मोटी चीज़ें देखनी है ना। मोटा मोटा देखने का मतलब ये होता है कि जैसे उद्योग है ना, तो बड़े बड़े उद्योग कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। कृषि के अंदर आपने जैसे मेन फसलें देख लिया आपने, है ना, आंकड़ों पे नहीं जाए आप, है ना। जनगणना है तो जनगणना में जैसे लिंगानुपात देख लिया आपने, आपने साक्षरता देख ली, ठीक है। और फिर राजस्थान का तो आपको करना ही है, वैसे फर्स्ट पेपर में आपका पूरा राजस्थान कवर हो जाएगा फर्स्ट पेपर का। यानी फर्स्ट पेपर आपने अगर राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ ली तो ये सेकंड में भी आपका कवर हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। यानी कुल मिला के इसको आप, लेंथी सिलेबस है ज्योग्राफी का मानता हूँ, लेकिन एक बार आपको लेना पड़ेगा, है ना। और कंसेप्चुअल सवाल आते हैं, बहुत अच्छा है, पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी है, तो ज़्यादा नहीं है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें, मैं जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, है ना, उनको आप इजी नहीं ले, है ना। और उसके बाद में आपके देखिए जैसे राजस्थान का खनिज 1% निश्चित रूप से यहाँ से पूछा जाता है, राजस्थान की अफवाह प्रणाली यहाँ से निश्चित 1% पूछा जाता है। तो इन टॉपिक्स को आप फर्स्ट पेपर में भी कवर करोगे तो सेकंड में अपने आप कवर हो जाएंगे, या सेकंड में करोगे तो फर्स्ट में अपने आप कवर हो जाएंगे, दोनों तरफ फ़ायदा है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ से भी अच्छे खासे सवाल, लेकिन मैंने बताया शुरू के 9 टॉपिक तो आप अपनी जी जान लगा दें। यहाँ से आपको 11 सवाल मिलने वाले हैं और वो 11 के 11 सही करके आ सकते हो। यहाँ से अगर आपका थोड़ा कमज़ोर पार्ट भी रह जाएगा ना, जैसे कृषि उद्योग, तो उसकी भरपाई ये 9 टॉपिक कर देंगे। उसके बाद अपन चलते हैं ज्योग्राफी के बाद में चलते हैं अपन इतिहास पे, है ना। अब आप कहोगे कि
इतिहास है ना, इतिहास भी बहुत लेंदी सिलेबस है, मानता हूँ लेंदी है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो सवाल पूछे जाते हैं ना वो बहुत ही उनका लेवल इतना डीप लेवल नहीं होता है। अगर आपको मोटी मोटी विशेषताएं पता है, जैसे मैं उदाहरण आपको अगर आपको देना चाहूँगा कि आपको जैसे उदाहरण के लिए जैसे आपको महाजनपद काल तो प्रॉपर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो कई बार रिलेट करके पूछ लेते हैं, तो मैंने इसकी इसीलिए इसको इंक्लूड किया है ना। जैसे आपको ऑलमोस्ट अगर मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे कांग्रेस का जन्म है ना, तो अगर आपको ये पता है कि कांग्रेस का जो जन्म हुआ है, यानी कांग्रेस के फाउंडर कौन थे, कांग्रेस के जो फर्स्ट चार जो आपके सम्मेलन हुए, शुरुआत के जो 4 सम्मेलन हुए वो पता है। उसके बाद में मेन आपको जैसे महात्मा गांधी वाला बेलगाम वाला सम्मेलन आपको पता है, सूरत सम्मेलन आपको पता है, या फिर जो 1916 में हुआ था वो पता है, या 1920 में जो हुआ वो पता है। यानी 8-9 अगर आपको सम्मेलन पता है कांग्रेस के अच्छे से, कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ, उसके फाउंडर कौन थे, शुरुआत के अध्यक्ष कौन थे, 1907 में अध्यक्ष कौन था, अगर ये मोटा मोटा आपको पता है तो आप इनको कवर कर सकते हैं अच्छे से। 1857 की क्रांति में कुछ भी नहीं है, कहाँ कहाँ क्रांति हुई, किस किस ने नेतृत्व किया, वो आपने तैयार कर लिया तो आपका अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। मुगल काल में आपको प्रशासन और स्थापत्य कला वगैरह अच्छे से देखना, चित्रकला, जो मुगल काल के युद्ध वगैरह है ना उन पे नहीं जाना है आपको, वहाँ केवल आपको मोटा मोटा खानवा पानीपत ये याद होना चाहिए ना, बाकी ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिला के इसको ऐसे नहीं लेके अपने को बहुत कॉलेज लेक्चरर बनना, ऐसे नहीं, इनमें से आप लाइट चीज़ें पढ़े और उन पे ज़्यादा, जैसे गुप्त काल है तो गुप्त काल के पुराने पेपर से आप देखोगे आपको अपने आप पता चलेगा कि गुप्त काल जो है वो उसमें ज़्यादातर उन्होंने जो सवाल पूछे हैं वो समुद्रगुप्त से पूछे हैं, समुद्रगुप्त से सवाल पूछे हैं, या फिर जो उनकी स्थापत्य कला रही है गुप्त काल की जो है वहाँ से सवाल आए हैं। ठीक है ना, तो इसको भी आप कवर कर सकते हैं, और इसके भी लगभग 18-19 क्वेश्चन बैठते हैं इसके अंदर। तो ये थोड़ा लेंदी, देखो ज्योग्राफी हिस्ट्री के लिए मैं लेंदी बोलूँगा, है ना, सिलेबस थोड़ा लेंदी है, लेकिन देखो सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो वहाँ आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है ना, यहाँ जैन बौद्ध है तो वहाँ आपके जैन बौद्ध फिलोसफी में कवर हो जाएंगे, है ना। तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ठीक है। अब जो सब्जेक्ट आ रहा है मैं कहूँगा कि जिनको शॉर्ट एंड स्वीट, यानी जिसका सिलेबस आप 10 दिन मात्र, जैसे 12 टॉपिक है ना, 12 दिन में बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने 2016 में पेपर दिया था, फिलोसफी मेरे कहीं पर भी ग्रेजुएशन में एमए से लेकर मेरी फर्स्ट क्लास से लेकर, यानी मैं कहूँ कि एमए तक मेरे कहीं पर भी मेरे फ़िलोसफी नहीं रही थी, लेकिन मैंने अच्छी खासी मेहनत करी फ़िलोसफी पे, और मेरे 19 क्वेश्चन आए थे पेपर में और 19 के 19 मेरे राइट थे। जबकि आप देख लो मैंने फ़िलोसफी पहले कभी नहीं पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी चीज़ को कभी नहीं पढ़ा है लेकिन फिर उस पर अगर मेहनत कर लेते हैं थोड़ी स्मार्ट तरीके से, तो आप वहाँ स्कोर कर सकते हो। 12 दिन में 12 टॉपिक बहुत अच्छे से कर सकते हो, और अगर 18 क्वेश्चन आए तो 18 में से 18, और 19 आए तो 19 में से 19 स्कोर कर सकते हो। मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ आपको। कुछ भी नहीं है, 2-2 पेज के टॉपिक है ना। मैं कहूँ कि आपको जैन बौद्ध आपका हिस्ट्री में कवर हो ही रहा है ना। आपको गीता का निष्काम कर्म इसका मेन कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है ना, और वो मेरे नोट्स में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, है ना, अगर आप मंगवाना चाहते हो तो, है ना। तो ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, 12 टॉपिक, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, मैंने कहा 12 दिन का सिलेबस है, वो भी बहुत आराम से यहाँ आप स्कोर करें तो आपको लीड मिलेगी सिलेक्शन में। ठीक है, उसके बाद में मैं कहूँ कि राजनीति विज्ञान का सिलेबस लेंदी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं ना। ये पॉलिटिकल साइंस है, इसमें ज़्यादा नहीं, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, हाँ लेंदी ज़रूर हैं, लेकिन ये आपके कुल मिला के आपकी नज़र में बने हुए हैं ना, कहीं ना कहीं आपके, आप इनको लगातार पढ़ते आ रहे हैं तो इनको आप फटाफट कवर कर लेंगे।
ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा कि ये फर्स्ट जो यूनिट है आपकी, ये जो फर्स्ट मैंने टॉपिक डाला है इसमें, राजनीति विज्ञान का अर्थ, उत्पत्ति, विकास, प्रकृति, राजनीति विज्ञान, राजनीति सिद्धांत, परंपरागत और आधुनिक परिप्रेक्ष्य, ये पहला जो है, इसको आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो देख लें, और मोटा मोटा राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति, ये राजनीति विज्ञान की परिभाषा मोटा मोटा देख लें, उसके बाद इसको थोड़ा अवॉइड करें। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आपको आप इसे व्यक्तिगत माने, है ना। आपकी अगर पकड़ अच्छी है तो आप इसको अच्छा भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कोई राजनीति विज्ञान का स्टूडेंट रहा है उसको अच्छे से समझ में आता है तो वो अच्छे से करें, लेकिन जिन विद्यार्थियों को, जैसे मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे लगा कि ये यूनिट मुझे काफ़ी परेशान करी, तो मैंने इसमें मोटा मोटा देखा, बाकी स्किप कर दिया। उसके बाद में सेकंड टॉपिक से लेकर आपके लास्ट तक, है ना, लगभग आपको सब टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं, और यहाँ से सवाल बनते हैं और बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। यहाँ आप फुल स्कोर कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में हम चलते हैं। देखो, मैं एक एक टॉपिक पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 8 सब्जेक्ट कवर करने, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, है ना। लोक प्रशासन, मैं कहूँगा कि इससे छोटा सिलेबस तो और किसी का है ही नहीं, इससे छोटा सिलेबस तो किसी का नहीं है। लोक प्रशासन, है ना, इससे छोटा सिलेबस किसी का नहीं है। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे केवल आपके 5 यूनिट, यानी लोक प्रशासन का पहले में आपको समझ में आ जाएगा कि लोक प्रशासन है क्या चीज़, दूसरे में जो संगठन है उसकी विचारधाराएं, तीसरे में निर्णय, निर्माण, मनोबल और विप्रेरणा, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, यानी इसको तो आप 6 दिन में निपटा सकते हैं ना, 5 टॉपिक को 6 दिन में, है ना, एक दिन मैंने एक्स्ट्रा दिया आपको, है ना। यहाँ आप स्कोर कर सकते हैं कंप्लीट पूरे में से पूरे नंबर, ठीक है ना। तो बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत स्कोर करें। मेरे लिए नया था, आपके लिए भी नया होगा, लेकिन स्कोर कर जाओगे। समाजशास्त्र बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। यहाँ भी मैं कहूँगा कि 10 टॉपिक है, 10 दिन आपको चाहिए, कंप्लीट स्कोर कर सकते हैं, पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। कुछ भी नहीं यार, आश्रम व्यवस्था उदाहरण लेना चाहता हूँ मैं आपके सामने। आश्रम व्यवस्था, है ना, 4 आश्रम है ना, ठीक है ना, चारों को 25-25 साल में डिवाइड कर रखा है ना, ठीक है ना। आपका शुरुआत का जो आश्रम है और एंड का जो आश्रम है, चारों आश्रम के वो नाम पूछता है, इनमें से कौन सा आश्रम क्रम से जमा सकते हैं आराम से यार। विवाह और परिवार क्या है, 8 प्रकार के विवाह है। परिवार अपन पढ़ते ही हैं, ठीक है ना, एकल परिवार, है ना, सामूहिक परिवार, है ना, तो विवाह अपन पढ़ते ही हैं। वर्ण व्यवस्था आप जानते ही हैं। इसके अलावा पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना, जो आपके 4 पुरुषार्थ है ना, तो वो आप जानते ही हैं, तो बहुत इजी है ना। तो 4 पुरुषार्थ हुए आपके, ठीक है ना। धर्म पे थोड़ा सा आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, तो वो मेरे नोट्स में अच्छे से दे रखा है मैंने। यहाँ भी आप बहुत अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। उसके बाद में अगर अपन चलते हैं शिक्षण विधि, आपके लास्ट टॉपिक बचता है, तो शिक्षण विधियों को आप हल्के में नहीं ले, है ना। शिक्षण विधियों से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। एक बार के लिए तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के और मोटा मोटा इसमें से, जैसे एग्जामिनर ज़्यादा पूछता है प्रोजेक्ट विधि जो है वो क्या है, या फिर आपसे पूछता है क्षेत्रीय भ्रमण विधि, या फिर आपसे पूछ लेगा इसमें से, ठीक है ना, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। लेकिन पुराने पेपर से अगर आप देख लेंगे और उसमें जो टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस किया एग्जामिनर ने, उन टॉपिक्स को भी एक बार अच्छे से करके चले जाएंगे, तो आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से 17 क्वेश्चन का स्कोर आराम से कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इसमें आप ये टारगेट लेके चले कि मुझे 150 में से मुझे दिमाग में तो यही फीलिंग रखे कि 150 में से 150 करके आने हैं मुझे सही, ये दिमाग में रखें। लेकिन अगर एवरेज पेपर आता है, एवरेज मतलब जहाँ पर एग्जामिनर ऑप्शंस में आपको घुमा सकता है, एवरेज पेपर का मतलब वो होता है ना, ऑप्शंस में घुमा सकता है। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बिल्कुल मीडियम लेवल रहेगा, ये मान लो आप, तो है ना। लेकिन आपको जो ऑप्शन है वो कंफ्यूज करेंगे, है ना। तो उन चीज़ों को
उस पेपर को हम एवरेज पेपर मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आ गया जो आपने पढ़ा ही नहीं, ऑप्शंस भी आपको ऐसे लग रहे हैं जो आपने पढ़े ही नहीं शायद सिलेबस में ना, तो फिर वहाँ पर आपको क्या स्किप मारना है। लेकिन इतने भी स्किप नहीं मारना है कि आपका आप 90 क्वेश्चन ही करके आए, नहीं। मान के चलिए कि 100 से ऊपर तो आपको 100 से ऊपर तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन करने ही हैं, ठीक है ना। 100 से नीचे तो रहना ही नहीं है ना। अभी तक का जो इतिहास रहा उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं आया जिसमें आप 100 से कम अटेंड करें क्वेश्चन, है ना। 100 से कम तो आपको अटेंड कम करने ही नहीं है, 100 से ऊपर ही रहना है। यानी मैं बताऊं कि अगर एवरेज क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो आप जा सकते हैं 130 से लेकर 135 तक, 130 से 135, यानी 15 क्वेश्चन के लगभग ऐसे रहेंगे जो आपको स्किप करने लायक रहेंगे। और 135 अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आते हैं और उसमें से मान लीजिए आपके कट पिट के अगर आपके 115 क्वेश्चन भी सही होते हैं, यानी 230 नंबर अगर आपके आते हैं सब्जेक्ट में, और जीके में मान लीजिए आपने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपके कट पिट के अगर आपके हम लो से लो जोड़ ले 70 क्वेश्चन अगर आपके रह जाते हैं, 70 क्वेश्चन है ना, तो 70 क्वेश्चन और 140 नंबर इसके हो गए, 140 नंबर इसके हो गए, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए आपके 370 नंबर हो गए, 370 नंबर। 370 में तो आप टॉप कर जाओगे, और टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ, आपको टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं है। 370 मेरा चैलेंज है, अगर 370 आप नंबर ले आए और अगर आपको कोई रोक ले टॉप करने से, तो मैं यही बैठा हूँ 370 में आप टॉप कर जाओगे, है ना। तो टारगेट इतना लेके चले कि अगर वो कम होते होते आए ना, तो सिलेक्शन में तो कम से कम अपन रहें 100% रहें सिलेक्शन में। तो पहले से ही इतना माइंड मेकअप करके चलें, ठीक है। तो सिलेक्शन से नीचे तो अपन आए ही नहीं, सिलेक्शन तो 101% रहे अपना। रैंक भले ही नीचे आए तो आए, लेकिन सिलेक्शन में तो रहें। लेकिन माइंड इस तरह से लेके चले कि अपने को तो इतना करना है। ये सारी मैंने गणित आपको बता दिए हैं। सेकंड ग्रेड की तैयारी स्मार्ट तरीके से कैसे करें, पिछले 4-5 वीडियो मेरे ज़रूर देखें आप। उसमें आपको किस टॉपिक को किस तरह से, एक टॉपिक का मैंने उदाहरण दिया कि एकीकरण टॉपिक आपको पढ़ना है, उसमें मैंने कम्प्लीटली बताया जैसे एकीकरण आप पढ़ो तो उसको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। हर टॉपिक को, उस एकीकरण वाले टॉपिक को जिस तरह से आप हैंडल करोगे ना, उसी तरीके से हर टॉपिक को पढ़ो, तो आपको इतने नंबर और इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कोई नहीं रोकेगा। कम से कम सिलेक्शन में तो नो डाउट रह जाएगा, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखें, एक तो स्मार्टनेस, एक हार्ड वर्क, और तीसरा अपना रिवीजन। रिवीजन ही डिवीज़न है। अगर ये 3 चीज़ें आपने पकड़ ली, स्मार्ट वर्क में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिससे आप ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एग्ज़ामिनर कहाँ जाएगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगभग क्वेश्चन कैसा बैठेगा, पेपर कैसा रहने वाला, वो स्मार्टनेस में सारी चीज़ें आ जाती है। टॉपिक को किस तरह पढ़ा जाए, किस तरह रिवीजन किया जाए। हार्ड वर्क वहाँ आ जाता है कि आप इसमें ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो इसमें कितना आपका हार्ड वर्क लग रहा है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कर ही रहो ना आप। अगर इतना कुछ करोगे तो आपको दिन में कम से कम 6-7 घंटे चाहिए, कम से कम चाहिए 6-7 घंटे, तो ये आपकी हार्ड वर्किंग हो जाएगी। और फिर आप रिवीजन करोगे, तो फिर आपको रिवीजन करोगे तो जो चीज़ें आपने स्मार्ट वर्क किया, हार्ड वर्क किया, और रिवीजन से वो चीज़ क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्मार्ट से स्मार्ट हो जाएगी, है ना। और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, विश्वास दिलाता हूँ। ये चीज़ फॉलो करो, आपका सिलेक्शन होगा। मैंने 2 बार लिया है, तीसरी बार भी मैं ले सकता हूँ, कोई बड़ा इशू नहीं है, और वो भी बिल्कुल ईजी माइंड से, है ना। तो आप बिल्कुल ये नहीं सोचे कि पहली बार, मैंने भी पहली बार ही दिया था, आप भी पहली बार दोगे, सब पहली बार करते हैं, आप बहुत अच्छा कर जाओगे, है ना। तो लगभग लंबा वीडियो हो जाएगा, और मैं
आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें, किस तरह से क्या करना है, सिलेबस क्या है, सब कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया पुराने वीडियोज़ में। इसमें मैंने एसएसटी विषय की तैयारी कैसे करें, एसएसटी विषय का सिलेबस क्या है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो हैं, तो वो सारा मैंने बता दिया है। और भी आपके क्वेश्चंस रहेगा तो मैं और बना दूंगा वीडियो, कोई बड़ी बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अधिक से अधिक प्यार दिखाए वीडियोस पर, चैनल पर। इसी तरह से मेरा सपोर्ट बना रहेगा, आपका भी सपोर्ट बना रहेगा, और भाईचारे से काम चलेगा। और भाईचारा रखना है, और अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा खुशी के साथ तैयारी करनी है, डिमोटिवेट नहीं होना है। 10 असफलता हाथ लगने के बाद में 11वीं सफलता हाथ लगती है। कई लोगों के साथ में कई लोग, कई दुनिया में भरे पड़े उदाहरण हैं, 10-10 नहीं 15-15 बार फेलियर रहे हैं, लेकिन टॉप पे गए वो बाद में, है ना। तो इन चीज़ों से निराश नहीं रहें। ज़िंदगी का नाम संघर्ष है। हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस संसार में दुख हैं, सर्वत्र दुख हैं, दुख के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन अपने को पॉजिटिव रहना है, अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीना है, और हमेशा पॉजिटिवली वर्क करें, पॉजिटिव सोचें, हर वर्क को बहुत स्मार्ट तरीके से सोच समझ के करें। और भी मैं समय समय पे आपका किस तरह से क्या करना है करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। और वीडियोज़ को ज़रूर सपोर्ट करें, मेरे सारे वीडियोज़ को और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। मैं आपका सपोर्ट लगातार करता रहूँगा। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।